स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इंडियंस को उनका गोल्ड बहुत पसंद है और आज धनतेरस का दिवस है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज इसी धनतेरस के दिवस पर थोड़ा जिक्र किया जाए कि ये गोल्ड है कितना। तो रीसेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से देखा जाए, इंडियन हाउस होल्ड्स के पास जो गोल्ड अवेलेबल है उसकी वैल्यू यहां पर एस्टिमेट की जाती है $3.8 ट्रिलियन। ये हम नहीं कह रहे, भारत सरकार नहीं कह रही, ये मॉर्गन स्टैनली का सर्वे कह रहा है कि बेस्ड ऑन द करंट प्राइसेस भैया इतनी वैल्यू यहां पर ये होल्ड करके बैठे हैं। और वहीं ये इंडियन हाउस होल्ड्स का एक गोल्ड देखना हो तो यूएस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, इन सभी देशों के जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं उससे ज्यादा गोल्ड तो भैया मिला के हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में यहाँ पर है। उनकी पसंद है ना, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर किया जाता है। बट जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो एक सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है। एंड धनतेरस आज है, अब से आपका वेडिंग सीजन यहाँ पर शुरू होने वाला है, फेस्टिवल सीजन यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो जाहिर सी बात है आने वाले 1-2 महीनों में भी यही ट्रेंड हम यहाँ पर फॉलो होता हुआ भी देख सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि इस प्रकार का जो गोल्ड रिजर्व है जो कि 25,000 टन की जिसकी एस्टिमेशन लगाई जाती है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। रीजन इज क्वाइट सिंपल, कोई नहीं बताता कि उनके पास कितना गोल्ड है, हर कोई छुपा के बैठा है, राइट। बट अगर ये एस्टिमेशन यहाँ पर जो 25,000 टन की लगाई जाती है, इसे कंपेयर किया जाए पाकिस्तान की जीडीपी से 6 गुना ज्यादा, तो भैया हमारे हाउस होल्ड्स में यहाँ पर अवेलेबल है गोल्ड जितना उनकी पूरी जीडीपी का साइज है। इंडियन जीडीपी के साथ कंपेयर किया जाए 89% को ये रिप्रेजेंट करता है। द पॉइंट इज दैट दिस इज अ अनटैप्ड कैपिटल पोटेंशियल जिसे अभी तक हम अनलॉक नहीं कर पाए हैं। हालांकि उसके ऊपर एफर्ट्स लगाए गए बट अभी भी अनलॉक नहीं कर पाए। अगर हमने कर लिया तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से एक मेजर मल्टीप्लायर इफेक्ट यहां पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते वो कैपिटल यूज किया जा सकता है डिफरेंट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। तो आज का सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है गोल्ड लवर्स के लिए, सभी के लिए, बिकॉज आज हम थोड़ा ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि भैया ये गोल्ड और कहां कहां पाया जाता है इंडिया में, राइट, कहां कहां स्टोर्ड है इस तरीके से। फर्दर इस गोल्ड के प्राइसेस के इंक्रीज के कारण क्या है। थर्ड, कि किस तरीके से इस गोल्ड को मोनेटाइज करने की कोशिश की गई बट नहीं हो पाया। फोर्थ, किस तरीके से इसे हम मोनेटाइज कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि 2026 में गोल्ड के प्राइसेस गिरेंगे या नहीं। तो जुड़े रहिएगा आज के सेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड सभी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए बिलीव मी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर्ड आंसर आपके लिए यहाँ पर एट द एंड ऑफ द सेशन ऑलरेडी आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो बेसिकली अगर हम बात करें गोल्ड के बारे में और जिस तरीके से यहाँ पर आरबीआई द्वारा भी मेजर गोल्ड परचेजिंग की जा रही है, तो आरबीआई के पास भी यहाँ पर गोल्ड है, राइट। एक तो हमारे हाउस होल्ड्स में गोल्ड है और दूसरा हमारे आरबीआई के पास भी यहाँ पर गोल्ड अवेलेबल है। और उसकी वैल्यूएशन देखी जाए तो वो भी $100 बिलियन को यहाँ पर कर चुका है क्रॉस। बट द पॉइंट इज कि इसके बियॉन्ड अगर एक और नॉन इंस्टीट्यूशनल सेटअप अगर आप देखेंगे, वो है हमारे देश के टेम्पल्स। ओवरऑल जो टेम्पल होल्डिंग्स हैं गोल्ड के, इट इज अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 3,000 to 5,000 टन, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आप यहां पर देख सकते हैं 400 से $650 बिलियन की। पद्मनाभ स्वामी, तिरुपति, वैष्णो देवी, ये सभी मेजर टेम्पल्स हैं जहां पर मेजर गोल्ड स्टोर्ड अवेलेबल है। सो इट इज नॉट जस्ट द हाउस होल्ड, इट इज नॉट जस्ट द आरबीआई, उसके बियॉन्ड यहां पर हमारे टेम्पल्स में भी इतना गोल्ड स्टोर्ड है। सो पोटेंशियल तो है भैया, उतना कैपिटल पोटेंशियल तो है जिसके पीछे दुनिया यहां पर इतना परचेज करती है गोल्ड को, वहां हमारे इंडियन हाउस होल्ड और टेम्पल्स में इतना गोल्ड यहां पर अवेलेबल है, राइट। बट द पॉइंट इज कि जो रिसेंट इंक्रीज यहां पर आया है वो उसके कारण क्या है। तो रिसेंट इंक्रीज के अगर आप कारण देखेंगे तो सबसे बड़ा बायर यहां पर कोई और नहीं, ये सेंट्रल बैंक्स ही हैं। आरबीआई जैसे जो बाकी देशों के सेंट्रल बैंक्स हैं उन्हीं के द्वारा यहां पर बाइंग की जा रही है। लुक एट द ट्रेंड, अगर हम 2010 से लेकर 2021 का एवरेज देखें तो अप्रोक्सीमेटली 600 टन का यहां पर ऑन एन एवरेज एनुअली परचेज किया जाता था सेंट्रल बैंक द्वारा। अब वही लास्ट के 2-3 सालों में अगर ऑब्जर्व किया जाए 21, 22, 23 और 24 में, भैया वो 2 गुना से भी ज्यादा यहां पर हो चुका है कि सेंट्रल बैंक्स इतना रैपिडली यहां पर परचेज कर रहे हैं। रीजन अगर आप सोचो इसके बारे में तो रीजन वही है जिससे पूरी दुनिया यहां पर जूझ रही है, कि जो ग्लोबली इकोनॉमी के ऊपर अनसर्टेनिटीज क्रिएट हो चुकी हैं, राइट। कि अगर हम देखें भैया 1,000 से ज्यादा टन यहां पर परचेज किया गया है एनुअली 2023-24 में भी। सबसे बड़ा फैक्टर जो अनसर्टेनिटीज है, राइट, कि यूएस के द्वारा जिस प्रकार की पॉलिसीज फॉलो की जा रही हैं जिसके कारण ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर यहां पर इंपैक्ट पड़ रहा है।
अपार्ट फ्रॉम दैट जो डी डॉलराइजेशन होती हुई देखने को मिल रही है, देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, यूएस का जो रिजर्व करेंसी है डॉलर जो है उसे बहुत एक रिजर्व एसेट के तरीके से ट्रीट किया जाता है, नेशंस यूज टू बाय दैट ताकि अपने फॉरेक्स को वहां पर वो सप्लीमेंट कर सकें, राइट। बट जिस प्रकार की पॉलिसीज यहां पर यूएस द्वारा निकाली जा रही हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनका डेट का लेवल यहां पर बढ़ता जा रहा है, तो जो कॉन्फिडेंस है डॉलर के ऊपर वो कहीं ना कहीं डगमगा गया है, जिसके कारण डी डॉलराइजेशन की एक छुपी हुई मुहिम यहां पर शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स कहने कि यार अगर हमें फॉरेक्स रिजर्व अपना मेंटेन करना है तो डॉलर में तो बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, इट्स बेटर कि गोल्ड के थ्रू यहां पर उसे रिजर्व को मेंटेन किया जाए, स्ट्रेंथन किया जा सके, ताकि उन देशों के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना रिलेटिवली इजी रहे। तो ये जो जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन यहां पर हुआ है उस अनसर्टेनिटी का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट यहां पर पड़ा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे चाइना, रशिया, टर्की, इंडिया, पोलैंड, इनकी तरह मैसिव तरीके से यहां पर गोल्ड की परचेजिंग भी की गई है। सो दैट इज द पॉइंट कि ये सेंट्रल बैंक्स और द मेजर ड्राइवर्स उनके द्वारा यहां पर परचेजिंग की जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस डॉलर इंडेक्स यहां पर आपके फर्स्ट हाफ में 11% से फॉल कर गया। रीजन इज अगेन क्वाइट सिंपल कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी इतना प्रेफर नहीं कर रहे कि भाई डॉलर एक्वायर करना है। मोर ओवर जो पॉलिसीज फॉलो की जा रही हैं उसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुकी है। चाइना के साथ जो इनका वॉर चल रहा है उसकी वजह से ओवरऑल यूएस इकोनॉमी के ऊपर अनसर्टेनिटीज बन चुकी हैं, इनके अपने डेट लेवल्स यहां पर बढ़ रहे हैं। सो दैट इज द कंसर्न। वो कहते हैं ना कि भैया ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में एक जगह का इवेंट होता है, पूरी दुनिया भर में इंपैक्ट पड़ता है, सेम वही रिपीट हो रहा है। यूएस की पॉलिसीज और दुनिया भर में अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुकी है। इन्वेस्टर्स भी नहीं चाहते कि यार हम भी किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट ना करें, गोल्ड खरीदो, अपने रिस्क को यहां पर हेज करो। दैट इज द पॉइंट, और जिसकी वजह से ये मेजर अपटिक पिछले एक साल में हमने यहां पर ऑब्जर्व किया है। एंड सबसे बड़ा अपटिक तो हम देखते हैं कि गोल्ड ईटीएफ के थ्रू भी यहां पर मिला है, कि अगर पिछले जो ईटीएफ में इनफ्लोज यहां पर आए हैं, है ना, 6 फोल्ड आपका सितंबर में यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। पिछले 5 साल का जो कैगर है 70% है, 70% एनुअली ग्रोथ यहां पर आ रहा है। ईटीएफ जो फंड्स यहां पर हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, बिकॉज अब वही ना स्पेकुलेशन यहां पर आ गई। एक तरफ गोल्ड के प्राइसेस यहां पर बढ़ रहे हैं इन कारणों की वजह से, उस बढ़ते हुए प्राइस को देखते हुए लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ईटीएफ के थ्रू। अब ईटीएफ के जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनको तो भैया गोल्ड परचेज करना पड़ेगा ना उस ईटीएफ को बैक करने के लिए, उनके द्वारा भी परचेजिंग यहां पर की जा रही है, वो भी यहां पर एक पुशिंग फैक्टर क्रिएट कर रहा है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने में। अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस फेडरल रिजर्व का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक मेजर इंटरलिंकेज है। यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा जब भी इंटरेस्ट रेट कम किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है जो यूएस के सरकारी बॉन्ड्स हैं उन पर कूपन रेट भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सरकारी बॉन्ड्स इतने अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं बचेंगे जहां पर इन्वेस्ट किया जा सके। तो लोग फिर कहां इन्वेस्ट करेंगे? पीपल प्रेफर देन गोल्ड, राइट। तो एक मल्टीपल फैक्टर्स का इंटीग्रेशन यहां पर हो रहा है और सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं यूएस से ही हो रही है, राइट। तो फिर इन्वेस्टर्स कहां प्रेफर करेंगे? गोल्ड में इन्वेस्ट करें, ताकि अपने रिस्क को वहां पर हेज किया जा सके, एक सेफ हेवन के तरीके से गोल्ड को यहां पर ट्रीट किया जा सके। सो दैट इज द पॉइंट। एंड रिसेंटली अगर जो फेड ने रेट कट भी यहां पर किया है तो उसके से दोबारा से वो और इंटेंसिफाई हो चुका है। अभी एम्प्लॉयमेंट सर्वे जो उनका वहां पर हुआ, लेबर एस्टिमेट्स वहां पर देखने को मिले, वो फ्लॉड वहां पर पाए गए, राइट। अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वहां पर उनकी कॉन्ट्रैक्शन में विटनेस कर रही है। तो कंसर्न्स जब रेज होते हैं यूएस के ऊपर तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स बाकी सब कुछ छोड़ के गोल्ड के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से तो, क्योंकि ऐसी अनसर्टेनिटीज हमने पहले भी देखी हैं, बट जब यूएस ड्रिवन अनसर्टेनिटीज हुई हैं तो उस समय पर हमेशा ही गोल्ड के प्राइसेस में इंक्रीज यहां पर देखने को मिला है। अब हालांकि हमारे देश में इतना सारा गोल्ड अवेलेबल है और उसी इंक्रीज प्राइसेस, जितने फैक्टर्स अभी हमने यहां पर देखे, इन्हीं इंक्रीज प्राइसेस की वजह से करंटली हम वो $3.8 ट्रिलियन की वैल्यूएशन भी अपने इंडियन हाउस होल्ड्स की यहां पर लगा रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू देयर मोनेटाइजेशन, कि उनको मोनेटाइज किया जा सके, मोनेटाइज करने का मतलब क्या है कि यार जिनके पास भी अनयूज्ड गोल्ड है जिसको वो यूज नहीं कर रहे, बैंक में जाके जमा करवाओ, बैंक उस गोल्ड को अपने आप डोमेस्टिक मार्केट में सर्कुलेट करेगा, आप उसका रिटर्न यहां पर पा पाओगे, सब कुछ यहां पर सेफ है। बिकॉज सबसे बड़ा कंसर्न हमारे लिए कहीं ना कहीं गोल्ड के कंटेक्स्ट में क्या है, ऐसे नहीं गोल्ड हमारे खुद के नेचुरल डिपॉजिट से वहां से आ रहा है, नहीं, गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं। सेकेंड हाईएस्ट इंपोर्टेड कमोडिटी हमारी गोल्ड है, जिसका इंपैक्ट हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर पड़ता है, जिसका इंपैक्ट हमारे रुपी डेप्रिसिएशन के ऊपर पड़ता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था ये, सरकार का ऑब्जेक्टिव था ये कि भैया गोल्ड को मोनेटाइज करना है और इंपोर्ट्स को यहां पर कम करना है, ताकि भैया कैड और रुपी के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उसको रिड्यूस किया जा सके। अब इन्होंने उसके लिए
गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी यहां पर लॉन्च करी 15-16 में, बट स्कीम भी यहां पर फेल कर गई, जिसकी वजह से अब सरकार कह रही कि भैया इसको रोकना पड़ेगा, एटलीस्ट जो इसका मीडियम और जो लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट था स्कीम में उसे यहां पर बंद करना पड़ेगा। बट एग्जैक्टली ये स्कीम थी क्या, उसको थोड़ा जान लेते हैं। तो बेसिकली स्कीम के माध्यम से अगर कोई भी पर्टिकुलर हाउस होल्ड है जिनके पास गोल्ड अवेलेबल है, वो बैंक के पास जाएं, अपना गोल्ड सबमिट करें। अब बैंक क्या करेगा, उस गोल्ड को वहां पर पिघला देगा, मेल्ट करेगा, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करेगा और उसकी एक्यूरेट वैल्यू आपको बता देगा कि भैया इतने कैरेट का आपका इतना गोल्ड है जो कि हमने जमा कर लिया है। वो डिपॉजिट बन जाएगा उसका, राइट। वो डिपॉजिट भी इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स ऑफ गोल्ड रहेगा, ठीक है। अब बैंक चाहे उसको जिस मर्जी तरीके से यूटिलाइज करे, बट आपके लिए क्या है, आपके लिए यहां पर इंटरेस्ट पेमेंट्स आपको मिलती रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी आप एक फिक्स्ड लॉक इन पीरियड यहां पर रहता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के आपके डिपॉजिट्स यहां पर रहते हैं, सभी में इंटरेस्ट रेट भी वेरी करता है कितना आपको मिलेगा। बट द पॉइंट इज कि जब भी आपका वो लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका और आप उसको रिडीम करने जा रहे हो, उस डिपॉजिट से निकालने जा रहे हो, तो या तो आप एज इट इज गोल्ड ले सकते हो बैंक से, या फिर उसके बदले कैश भी ले सकते हो, बट बेस्ड अपॉन द करंट प्राइसेस। अगर किसी ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के थ्रू 2017 में अपना गोल्ड डिपॉजिट करवाया है, मान लेते हैं 2023 में उस डिपॉजिट का रिडेम्पशन होना था, कि मतलब लॉक इन पीरियड खत्म होना था, तो 2023 का जो प्राइस रहेगा वही प्राइस का उनको गोल्ड मिलेगा या कैश मिलेगा। तो इट वाज अ वेरी गुड ऑप्शन, जहां पर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए हम गोल्ड को यूटिलाइज कर सकते हैं, मोर ओवर इस कैपिटल को भी फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि इसका ऑब्जेक्टिव था कि यार जो इंपोर्ट हो रहा है गोल्ड का उसको रोका जा सके, बैंक्स इसी गोल्ड को रीराउट करके ज्वेलर्स तक पहुंचा सकें। आइडिया यही था, बट हुआ क्या, स्कीम काम ही नहीं करी। काम तो करी, लोगों में अवेयरनेस नहीं था, लोगों के रिजर्वेशंस बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इतना मेजर अपटिक आने की जो संभावना थी कि यार हम इंपोर्ट यहां पर कम कर देंगे गोल्ड का, इतने मेजर तरीके से गोल्ड को यहां पर मोनेटाइज करेंगे, वो कुछ भी नहीं हो पाया। हार्डली 1 से 2% ही यहां पर गोल्ड मोनेटाइज हो पाया इंडियन हाउस होल्ड्स का। और उनके स्ट्रक्चरल रीजंस को भी अगर हम आइडेंटिफाई करें, सबसे बड़ा रीजन तो यही कि भैया वो जो कल्चरल अटैचमेंट है गोल्ड के साथ, ज्वेलरी के साथ, है ना। फैमिलीज अनविलिंग है कि भैया हमारा बहुत पुराना गोल्ड है, बहुत पुराना डिजाइन है, हम इसे मेल्ट नहीं करवाना चाहते। वो इमोशनल या रिलीजियस किसी ना किसी वैल्यूज की वजह से वो अटैचमेंट वहां पर क्रिएट हो चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कहीं ना कहीं लोग डरते भी हैं। आप खुद सोचिए, हर एक परिवार, उनके लिए शायद घर बनाना बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि उसमें तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है, पर हर एक परिवार, छोटा छोटा परिवार भी कोशिश करता है, हर एक संभव प्रयास करता है कि यार थोड़ा बहुत तो गोल्ड मैं यहां पर खरीद लूं। अब उसी गोल्ड को बैंक के हवाले कर देना, और जहां पर बैंक के क्राइसिस जब न्यूज में आते हैं तो सब लोग घबरा जाते हैं कि अच्छा यार वो तो पैसा वापस नहीं कर पाते कई बार बैंक, गोल्ड तो कैसे वापस करेंगे। वो एक फियर फैक्टर जो है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, जो एक डर है, उसकी वजह से भी लोग नहीं कर पाते। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सबसे एक बेसिक रीजन हम मान सकते हैं, बीइंग द ह्यूमंस ऑल्सो, बीइंग द इंडियंस ऑल्सो, कि यार कोई चाहता नहीं है कि अपना गोल्ड को अनडिस्क्लोज करे। अनडिस्क्लोज किया, वेरिफिकेशन देना पड़ेगा, कहां से आया, कब आया, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, तो लोग डरते हैं, लोग करते हैं कोई बात नहीं यार हम अपने पास ही रख लेंगे, अपने पास संभाल लेंगे, क्यों ही मोनेटाइज यहां पर करवाना है, हालांकि उसमें अच्छा रिटर्न है। यू आर गेटिंग द रिडीम्ड वैल्यू ऑफ द गोल्ड एट द रिसेंट प्राइसेस, ऑल्सो आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी सालाना वहां पर मिल रहा है। एंड मोर ओवर, जो भी आप गोल्ड सबमिट करोगे, जैसे मान लो 50,000 का गोल्ड सबमिट किया, वापसी में आपको 80,000 का मिला, तो जो कैपिटल अप्रिसिएशन भी था उसमें, जो कैपिटल गेन भी था, वो भी आपका नॉन टैक्सेबल रखा गया था। बट फिर भी लोगों ने उतनी इच्छा नहीं दिखाई। एंड जब इस पूरी प्रोसेस को ऑब्जर्व भी किया गया, इतनी लेंथी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बना दी गई, एंड कहीं ना कहीं ऐसे टेस्टिंग करने वाले जो सेंटर्स थे उनकी मात्रा ही बहुत कम थी। मतलब पॉइंट ये हुआ कि स्कीम का इंटेंशन बहुत बढ़िया है, सब कुछ यहां पर कर दिया, बट ना ही लोगों को इतना अवेयर किया गया और ना ही उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया गया जिसके चलते स्कीम को यहां पर बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। सो दैट वाज द मेजर रीजन जिसकी वजह से स्कीम को बंद करने की बात की गई है। बट इन टर्म्स ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म जो टेन्योर्स थे डिपॉजिट्स के, राइट। शॉर्ट टर्म के केस में सरकार कह रही कि भैया बैंक्स के ऊपर, अगर बैंक्स करना चाहते हैं इसे इंप्लीमेंट तो डेफिनेटली यहां पर कर सकते हैं, राइट। बट वहीं अगर देखें कि इसी स्कीम का बेनिफिट और भी टेंपल्स और भी एंटिटीज ने यहां पर उठाया है। तमिलनाडु के टेंपल्स यहां पर अर्न करते हैं 17 करोड़ का इंटरेस्ट रेवेन्यू थ्रू द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। सो टेंपल्स ने इसका भरपूर फायदा उठाया। तिरुपति के बारे में बात करें तो इन्हीं के द्वारा 2700 केजीज का गोल्ड एसबीआई के साथ सबमिट किया गया। पीएनबी के साथ इन्होंने 1300 गोल्ड सबमिट वहां पर किया, 1300 केजीज का गोल्ड वहां पर सबमिट किया। सो इट्स नॉट लाइक कि यहां पर किसी ने बेनिफिट नहीं लिया। डेफिनेटली टेंपल्स जो हैं, इन इंस्टीट्यूशन द्वारा इसका बेनिफिट लिया गया। हाउस होल्ड्स यहां पर कतराए हैं, हाउस होल्ड्स ने अपना रिजर्वेशन दिखाया है, जिसकी वजह से स्कीम की इंप्लीमेंटेशन या स्कीम का सक्सेस रेट काफी हद तक फेल भी यहां पर माना गया।
राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं गोल्ड के ही प्राइसेस, गोल्ड के ही इंपोर्ट को कम करने के लिए सरकार ने सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी निकाली, बट वो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा यहां पर डाल गई, है ना। जो भी डेट है 1.5 ट्रिलियन रुपीस तक का यहां पर पहुंच चुका है, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस यहां पर बढ़ गए हैं, अब लोगों के पैसे यहां पर वापस करने हैं। तो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर एक सिंपल सा सवाल यहां पर आपसे पूछा गया है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट आंसर अपना चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मोर ओवर, जितना भी हमारा इकोनॉमी का सब्जेक्ट है, एस्पिरेंट्स को बहुत टेक्निकल लगता है, उनको लगता है कि यार नहीं नहीं हो पाएगा या दिक्कतें फेस करते हैं, तो उसी कंसर्न को रिजॉल्व करने के लिए वी हैव बीन क्रिएटिंग दिस कम्युनिटी। एंड मोर ओवर, इसके बियॉन्ड हम अर्थनॉमिक सीरीज भी यूट्यूब हमारे चैनल पे यहाँ पर कंटिन्यू करते ही हैं, जहाँ पर करेंटली अब हमारा एक्सटर्नल सेक्टर काम कर रहा है। नाउ द पॉइंट इज कि इस चैनल का हिस्सा बनने के लिए क्या आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इंसेंटिवाइजेशन क्या है। यू विल बी गेटिंग द मॉक क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं, ताकि भैया रिटेंशन, रिकॉल सब कुछ बेहतर हो सके, कॉन्सेप्ट्स के रिकॉल यहाँ पर बढ़ सके। एंड थोड़ा मेन आंसर राइटिंग का भी हम फ्रेमवर्क यहाँ पर सेट कर रहे हैं, जो कि पाइपलाइन में है, वेरी सुन इट विल बी इंप्लीमेंटेड। एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू हैव माय कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन डेफिनेटली अप्रोच मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू फर्दर। दिवाली का उत्सव है, तो हमारी सभी की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जितने भी लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं 26, 27, 28 की, तीनों कैटेगरीज के एस्पिरेंट्स के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। 26 के लिए तो लास्ट कॉल है, देखो इसके बाद तो मैं भी नहीं कहूंगा कि आप भैया किसी कोर्स में एनरोल हो, शायद आपका सिलेबस कवर भी ना हो पाए, बहुत कम समय है, बट बहुत एक डेडिकेशन के साथ अगर काम करने की इच्छा है तो डेफिनेटली आप कर भी सकते हो। तो फास्ट ट्रैक कोर्स हमारा अवेलेबल है। 27 वालों के लिए एक बहुत बड़ा स्वीट स्पॉट है। स्वीट स्पॉट क्यों है? बिकॉज एक ऐसा समय है आपके पास 15 से 18 महीनों का, जहां पर आप बहुत एफिशिएंट तरीके से तैयारी कर सकते हो बिना ज्यादा प्रेशर लिए, जहां पर आपका ऑप्शनल आंसर राइटिंग, एथिक्स, एसे राइटिंग, इन सभी के ऊपर आप अपना काम कर सकते हो बिफोर द प्रीलिम्स। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एन एस्पिरेंट, कि वो जब प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस में जाए तो वो डगमगाए नहीं कि यार मुझे तो अपना कंटेंट कवर करना है, उसका वो हॉलिस्टिक कवरेज तभी हो पाएगा। तो 2027 के कोर्सेज भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप डेफिनेटली जाकर चेकआउट करें। मॉर्निंग बैच अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एंड सिंस दिवाली चल रही तो भैया दिवाली प्राइसेस आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं। एंड ये जो पूरा पीटो इनिशिएटिव, इसका ऑब्जेक्टिव ये कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंटेंट कवरेज की जाए हॉलिस्टिक तरीके से, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। चाहे फिर आपको मेंटरशिप की जरूरत है, आंसर राइटिंग की जरूरत है, वैल्यूएशन की जरूरत है, मॉक टेस्ट नोट्स, एवरीथिंग इज गिवन टू यू अंडर दिस। एंड इसी बैच में ऑप्शन है पीआरपी का। अगर आप अपने बैच के टॉप 10% परफॉर्मर्स में से हो ना, तो उस केस में आपके लिए ऑप्शन बन जाता है कि आप ऑफलाइन में आके प्रीलिम से पहले 90 से 100 दिन पहले आके तैयारी कर सकते हो। कोई पैसा नहीं देना है, फूड एंड लॉजिंग भी स्टडी आईक्यू देखेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो ये भी अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। सो दैट इज द स्ट्रक्चर दैट वी हैव बिल्ट, कि जितना प्रिपरेशन करोगे उतना इंसेंटिवाइजेशन आपको मिलता जाएगा। सो डेफिनेटली जाकर चेकआउट करें। ARG लाइव का आप कोड यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज वेल अगर आपकी कोई डाउट्स यहाँ पर रहे। मतलब पॉइंट इज माफी चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो गोल्ड्स को मोनेटाइज करने की जो बात है, उस केस में जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ने यहां पर बहुत अच्छा काम किया है वो है गोल्ड लोन्स का। नाउ दिस इज अ पिवटल पॉइंट, जहां पर जो एक एस्पिरेशन है कहीं ना कहीं इकोनॉमी की, सरकार की, लोगों की, इंस्टीट्यूशंस की, कि गोल्ड को मोनेटाइज किया जा सके, उस एस्पिरेशन में गोल्ड लोन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड वो सर्ज हमें रिसेंटली देखने को मिला है, खासकर ऑर्गेनाइज मार्केट में। ऑर्गेनाइज मार्केट में क्यों कह रहे हैं, हम कितना फोकस कर रहे हैं? बिकॉज अभी भी अनऑर्गेनाइज सेगमेंट का ज्यादा शेयर है। जो लोकल मनी लेंडर्स रहते हैं, जिसका सोना गिरवी रख के उनसे उधार लेते हो, उनका भी एक डोमिनेंस है इस मार्केट में। बट ऑर्गेनाइज मार्केट में एक मेजर इंक्रीज यहां पर देखने को मिला है। एंड वहीं अगर देखा जाए तो 15 लाख करोड़ तक का ये आपका ऑर्गेनाइज मार्केट यहां पर पहुंच जाएगा मार्च 2026 तक। ICRA की रिपोर्ट ये चीज यहां पर हाईलाइट करती है। और इस पूरे ऑर्गेनाइज सेगमेंट में जो हमारे बैंक्स और डोमिनेट करते हैं विद 82%, एंड NBFCs जो हैं, जो गोल्ड लोन देने वाली NBFCs हैं, उनका 18% तक का कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड रिसेंट जो चेंज यहां पर लाए गए हैं, रिसेंट चेंज जो यहां पर लाए गए हैं RBI द्वारा, विच इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग, जहां पर लोन टू वैल्यू रेशियो को बताया गया है। लोन टू वैल्यू रेशियो का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लेट मी टेल यू। जो लोन टू वैल्यू रेशियो की अगर हम बात करते हैं, लोन टू वैल्यू रेशियो का मतलब है कि आपको कितना लोन मिलेगा और कितने का गोल्ड आप प्रोवाइड करो। जैसे अगर मान लो आपने 1 लाख का गोल्ड यहां पर दिया, तो आपको 75,000 का लोन मिलेगा अगर लोन टू वैल्यू रेशियो आपकी 75% वहां पर चल रही है, राइट? इससे ज्यादा का नहीं दे पाएंगे। तो यहां पर RBI ने जो फंडामेंटल स्टेप लिया वो ये लिया कि पहले जो रेशियो थी लोन टू वैल्यू रेशियो की, सभी तरीके के लोन्स के ऊपर ऑलमोस्ट सिमिलर थी। RBI ने यहां पर क्या बोला कि यार इसको चेंज करते हैं, थोड़ा स्ट्रीमलाइन करते हैं,
कि अगर लोन आपका 2.5 लाख तक का है तो उस केस में आपको भैया 85% तक का एलटीवी मिल जाएगा। अगर आपका 2.5 से 5 लाख का तो 80% तक का मिल जाएगा। 5 लाख का तो उसमें 75% तक मिल जाएगा, राइट। तो ये सिस्टमैटिक तरीके से स्ट्रीमलाइन किया गया, जिसकी वजह से एनबीएफसीज ने ऑब्जर्व किया कि यार जब से ये चीज हुई है तब से लोग भी गोल्ड लोन के केस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं और उनपे सर्ज भी देखने को मिल रहा है। सर्ज का मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है गोल्ड लोन्स का। बट द पॉइंट इज मोस्टली जो गोल्ड लोन्स यहां पर यूज किए जाते हैं पर्सनल कंजम्पशन के लिए किए जाते हैं, बहुत ही हद तक वर्किंग कैपिटल के लिए किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी किस तरीके से इस गोल्ड को मोनेटाइज करना है वो हम एग्जैक्टली क्रैक नहीं कर पाए हैं। छोटा अमाउंट है ना, साइज, लोन का साइज छोटा है, कितना इसमें क्या ही हो जाएगा, एक शायद माइक्रो एंटरप्राइजेस का वर्किंग कैपिटल पूरा हो जाएगा, राइट। सो दैट इज द पॉइंट। इस केस में हमें और स्टेप्स लेने की यहां पर आवश्यकता है और स्ट्रक्चरली इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके अलावा बुलेट पेमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया 12 महीनों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते थे, इंटरेस्ट पेमेंट करते रहते थे और एवरग्रीनिंग वहां पर लोन की चलती रहती थी। एंड सीधा बोल दिया कि भैया आपका गोल्ड भी यहां पर रिटर्न कर जाएगा 7 दिन, जब भी आपका लोन अकाउंट क्लोज होगा उसके 7 दिन के अंदर क्लोज कर दिया जाएगा। अगर नहीं हुआ तो उस केस में 5,000 की डिली पेनल्टी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर यहां पर लगाई जाएगी। सो व्हाट आर द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज जो कि यहां पर यूज की जा सकती हैं इस पर्टिकुलर गोल्ड के पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए? पहली बात तो जो सबसे क्रूशियल है, सबसे बड़ा फैक्टर भी हो सकता है, जो लोग डरते भी हैं, वो है अपना गोल्ड डिस्क्लोज करने से कि भैया सरकार हमारे सिर पर चढ़ जाएगी और सरकार कहेगी भैया ये पैसा कहां से आया, ये गोल्ड कहां से आया, डिक्लेयर करो नहीं तो टैक्स पे करो। तो कुछ ना कुछ तो भैया टैक्स एमनेस्टी स्कीम यहां पर निकालनी पड़ेगी सरकार को, ताकि लोग वन टाइम ओनली ताकि लोग अपना गोल्ड डिक्लेयर कर दें एंड वंस एंड फॉर ऑल एक सेटलमेंट वहां पर हो जाए गोल्ड होल्डर्स के बीच में एंड गवर्नमेंट के बीच में, ताकि वो कोई भी प्रोसिक्यूशन का जो डर रहता है उसको यहां पर अवॉइड किया जा सके, राइट। मोर ओवर अगर हम ऑब्जर्व करें कि यार आरबीआई भी तो गोल्ड यहां पर खरीदता है ना, उसको अपनी करेंसी प्रिंटिंग करनी है, सभी चीजें करनी है, वो भी तो गोल्ड यहां पर खरीदता है। तो क्यों ना आरबीआई ही डायरेक्टली गोल्ड खरीदना शुरू कर ले। बहुत सारे देशों ने इस चीज को इंप्लीमेंट भी किया है, राइट। चाइना भी इस चीज के ऊपर काम कर चुका है कि सेंट्रल बैंक ही डायरेक्टली लोगों से गोल्ड खरीद लेना, क्योंकि उसको भी तो गोल्ड चाहिए अपने गोल्ड रिजर्व के लिए, अपने फॉरेस्ट रिजर्व के लिए, अपने एसेट्स की बैकिंग चाहिए, तभी तो जाके वो कैश प्रिंटिंग वहां पर कर पाएगा। तो एक सोल्यूशन ये भी है जिसके चलते आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो लोगों का ट्रस्ट भी और रहेगा कि हाँ यार आरबीआई के पास यहां पर गोल्ड दिया जा रहा है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं सिंस गोल्ड से रिलेटेड हमारी बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स यहां पर चलते हैं, तो क्यों ना एक अलग इंस्टीट्यूशन यहां पर बना दी जाए, सॉवरेन इंस्टीट्यूशन, जो कि गोल्ड रिलेटेड मैटर्स को यहां पर डील कर सके। वो हेल्प क्या करेगी, कहीं ना कहीं वो उस प्रकार का ट्रस्ट भी बिल्ड कर पाएगी लोगों में, ताकि लोग अपना गोल्ड मोनेटाइज कर सके। एक सॉवरेन इंस्टीट्यूशन है, अलग से काम कर रही है, तो एक अलग फोकस के साथ वहां पर उस प्रकार के पॉलिसी इनिशिएटिव्स वो रन कर सकते हैं, राइट। तो ये पॉइंट यहां पर है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिंस गोल्ड का इंपोर्ट तो भैया नहीं रुक रहा, अभी सितंबर में हमने देखा कि प्राइसेस का इतना इंक्रीज है, पर डिस्पाइट दैट गोल्ड की डिमांड भैया बढ़ती जा रही है। एकदम इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनलास्टिक देखने को मिलता है कि प्राइस में जो मर्जी चेंज आ जाए, डिमांड तो वहां पर कंटिन्यूअसली देखने को मिलती ही मिलती है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा गोल्ड इंपोर्ट होना ही है तो व्हाई नॉट बिल्ड दीज काइंड ऑफ गोल्ड माइनिंग पार्टनरशिप्स विद सर्टेन नेशन जो आपके अफ्रीकन रीजन में है, लैटिन अमेरिकन रीजन में है, ताकि लॉन्ग टर्म सप्लाई यहां पर स्टोर की जा सके, एस्टैब्लिश की जा सके, ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट पर यहां पर गोल्ड आए, इंपोर्ट बिल भी यहां पर कम रहेगा। मार्केट प्राइस पर लेंगे तो भैया इंपोर्ट बिल तो फिर आपका सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा ही, जब भी आपके गोल्ड प्राइसेस यहां पर बढ़ेंगे। एंड मोर ओवर सिंस टेम्पल्स के पास इतना गोल्ड अवेलेबल है जिसमें वो कतराएंगे भी नहीं उसको बताने में कि कितना गोल्ड उनके पास है, तो क्यों ना टेम्पल फोकस्ड यहां पर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को और एग्रेसिवली पुश किया जाए, राइट, जिसमें थोड़ा सा और इंसेंटिवाइजेशन उनको दी जाए, है ना। रेपो रेट पर भी आप इंटरेस्ट रेट वहां पर उनको पे कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अलाउ कीजिए डिपॉजिट्स, पर जो सेक्रेड आइटम्स हैं गोल्ड की उनको यहां पर मेल्ट ना किया जाए, है ना। उस केस में तो ऑलरेडी हमारा जुडिशियल सिस्टम भी कह चुका है कि उनको मेल्ट नहीं करना है, बट डेफिनेटली इसके चलते भी हमारे नेशनल यूज के लिए हम 2000 से 3000 टन तक का गोल्ड यहां पर अनलॉक कर सकते हैं। एंड टेम्पल्स के डेवलपमेंट, टेम्पल्स की ग्रोथ, टेम्पल्स का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत क्रूशियल है कि एक फिक्स्ड इनकम सोर्स वहां पर उस गोल्ड से बन जाएगा, जिससे वो अपने डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो हाउस होल्ड के लिए तो डेफिनेटली आपको वो बैरियर तोड़ना पड़ेगा, सबसे बड़ा गोल्ड डिक्लेरेशन का बैरियर है, उसको तोड़ने के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम ही यहां पर काम कर पाएगी। बट डेफिनेटली अगर ये गोल्ड अनलॉक हो जाता है, सिस्टम में वापस आ जाता है, तो डेफिनेटली हम इंपोर्ट बिल भी कम कर पाएंगे एंड इसके थ्रू एक बहुत बड़ा कैपिटल भी यहां पर अनलॉक हो पाएगा, राइट। बट अब सबसे बड़ा जो सवाल सबके मन में चल रहा है कि गोल्ड का जो इंक्रीजिंग प्राइस है ये कब तक ऐसे चलेगा। तो यहां पर प्रेडिक्शंस तो कह रही हैं कि वह 2026 में मेजर फॉल यहां पर आ सकता है, और इनका यही कहना है कि यार
जस्ट लाइक एनी अदर बबल, गोल्ड का भी एक बबल यहां पर क्रिएट हो चुका है। और वो बबल क्रिएट हुआ है जो हमने कारण उस समय पर डिस्कस किए हैं कि भैया जो अनसर्टेनिटी है, यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट किया जा रहा है, तो भैया लोगों को लग रहा है गोल्ड में इन्वेस्ट कर लीजिए, सेफ हेवन यहां पर रहेगा। डी डॉलराइजेशन यहां पर चल रही है बिकॉज अगेन यूएस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं आ रहा। सो वही चीज यहां पर कह रहे हैं कि विद द रिस्टोरेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जब उसका रिस्टोरेशन होगा, अनसर्टेनिटी कम होगी, तो बबल सडनली यहां पर कोलैप्स करेगा। और यही चीज हमने पहले भी ऑब्जर्व की है 1980s के क्रैश में, जो समय पर भी मॉनेटरी शॉक यहां पर लगाया गया था। मेजर 78 से लेकर 80 तक मेजर गोल्ड का यहां पर प्राइस इंक्रीज देखने को मिला, इन्फ्लेशन यहां पर देखने को मिली, ग्लोबल अनसर्टेनिटी यहां पर थी, जिसकी वजह से अगेन गोल्ड को एज अ हेज यहां पर यूज किया गया, सेफ हेवन के तरीके से यहां पर यूज किया गया, राइट। बट फिर वहीं क्रैश मैकेनिज्म हम देखते हैं कि सडनली जब वहां पर फेड द्वारा अपने रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, मैसिवली रेट्स यहां पर बढ़ा दिए गए, और जिसकी वजह से सभी इन्वेस्टर्स को लगा कि भैया गोल्ड छोड़ो, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से अच्छा रिटर्न हमें यहां पर मिल जाएगा। और जब भी ये ऑब्जर्व किया गया कि जब जब डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है, तब तब गोल्ड के प्राइस यहां पर गिरे हैं। और डॉलर अभी वीक है, अगर यूएस इकोनॉमी अपनी पॉलिसीज बेहतर कर देती है, डॉलर स्ट्रेंथन हो जाता है, तो उस केस में मेजर क्रैश यहां पर एंटिसिपेट हम कर सकते हैं। उसके अलावा 2011 से 2015 वाला डिक्लाइन देख लो। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय पर गोल्ड की वैल्यू गिरी, फिर यहां पर क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसीज फॉलो की गई यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा, मेजर पैसा पुश किया गया इकोनॉमी में, राइट। अगेन इंटरेस्ट रेट कम किए गए, गोल्ड की वैल्यू वहां पर बढ़नी शुरू होगी बिकॉज लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, है ना। वो मेजर इंक्रीज यहां पर गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिला। पर जैसे फिर वहां पर आपका टेपर टैंट्रम आया, जब फेड ने बोला कि यार अब हम ये बंद कर रहे हैं और दोबारा इंटरेस्ट रेट यहां पर बढ़ाए जाएंगे, जो हम यहां पर अब तक क्वांटिटेटिव ईजिंग की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे उस पर हम थोड़ा सा होल्ड लगाएंगे, सडनली भैया गोल्ड के प्राइसेस वहां पर क्रैश कर गए। सो दैट इज द पॉइंट कि डॉलर भी उस समय पर स्ट्रेंथन हुआ था। सो देयर इज अ वेरी क्लोज रिलेटेबिलिटी, एंड 80% ऑफ द गोल्ड प्राइसेस के जो क्रैशेस हैं उनमें यही ऑब्जर्व किया गया कि डॉलर की स्ट्रेंथनिंग की वजह से कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट पड़ा है। एंड वही चीज हम यहां पर कह रहे हैं कि अब दोबारा से जो एक इंडिकेशन मार्केट का चल रहा है, इंडिया और यूएस के बीच में भी बिहाइंड द कर्टन ट्रेड टॉक्स यहां पर दोबारा रिज्यूम हो चुकी हैं, राइट। यूएस चाइना के साथ दोबारा कह रहा है कि भैया चलो फ्रेश ट्रेड टॉक्स यहां पर शुरू की जाए। और कहीं ना कहीं अगर यही इंटीग्रेशन दोबारा से होता हुआ देखने को मिलता है, अनसर्टेनिटी कम होती हुई देखने को मिलती है, डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ती हुई देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली 2026 में ये क्रैश एंटिसिपेट किया जा सकता है। और ये चीज पहले भी हो चुकी है, जब मई के महीने में बीच में समय आया था ना कि यूएस और चाइना के बीच में थोड़ा ट्रू स्टॉक्स होनी शुरू हो गई थी, सडनली 3.5% गोल्ड का दाम उस समय पे गिर गया था। क्योंकि जब अनसर्टेनिटी कम होगी, डॉलर अपनी प्रोमिनेंस गेन करेगा, यूएस की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपनी प्रोमिनेंस गेन करेंगी, तो उस समय पर लोगों का इन्वेस्टमेंट उस तरफ जाना शुरू हो जाएगा, इन्वेस्टर्स उस साइड पैसा डालना शुरू कर देंगे, गोल्ड को यूज नहीं करेंगे। गोल्ड को यूज ही अनसर्टेनिटीज के समय पर किया जाता है। सो ये एंटिसिपेशन आप देखते हैं किस तरीके से यहां पर मार्केट रिएक्ट करती है इस गोल्ड के प्राइसेस को, कैसे ये फॉल देखने को मिलता है या अभी एक और नए हाइट्स यहां पर स्केल करेगा, ये तो आने वाला समय हमें यहां पर बताएगा। बट आई होप आप सभी के लिए ये सेशन इन्फॉर्मेटिव यहां पर रहा हो, कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन जरूर क्रिएट हुई हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।